सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात होगी। सम्मानित साथियों, ये कहा जाता है कि आखिर क्यों कहा जाता है कि बाबा साहब ने अकेले संविधान बनाया? आखिर बाबा साहब को ही भारतीय संविधान का निर्माता क्यों भारतवासी के लोग मानते हैं, भारत के लोग मानते हैं, बहुजन लोग मानते हैं? सम्मानित साथियों, मानते ही नहीं है, उसके बहुत सारे साक्ष्य हैं जो आज हम आपके समक्ष रखेंगे। इससे पहले कि हम इन बिंदुओं पर विशेष चर्चा करें, उन साक्ष्यों को आपके समक्ष रखें जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपने आप में अभूतपूर्व योगदान है। भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब के सम्मान में किसने क्या कहा, ये भी हम आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बताएंगे। और वो अभूतपूर्व भाषण जब बाबा साहब भारतीय संविधान को 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा के समक्ष रखते हुए अपना अभूतपूर्व भाषण देते हैं, उस भाषण का कुछ अंश भी आज हम आपको सुनाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ ऐतिहासिक तारीखें हैं जिनको आपको भी ध्यान रखना जरूरी है, जो इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश की पृष्ठभूमि के रूप में होगी। 29 अगस्त 1947 के दिन प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। सम्मानित साथियों, प्रारूप समिति में 7 सदस्य होते हैं। ये पूर्व के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बता चुके हैं। उन 7 सदस्यों में बाबा साहब हैं। 30 अगस्त 1947 को बाबा साहब को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना जाता है। सर्वसम्मति से बाबा साहब को मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना जाता है 30 अगस्त 1947 को। 27 अक्टूबर 1947 को पहली बैठक होती है मसौदा समिति की। 27 अक्टूबर 1947 को पहली बैठक प्रारूप समिति की होती है और उसके बाद संविधान निर्माण के कार्य पर तेज गति से कार्य शुरू हो जाता है। दिन रात एक करके बड़ी मशक्कत से बहुत ही अल्प समय में बाबा साहब ने यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1935 का अध्ययन करते हुए क्या आर्टिकल्स में संशोधन करना था, जो पिछले डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बता चुके हैं, वो सारे संशोधनों के साथ में मसौदा समिति की सहमति से बाबा साहब ने 48 को मसौदा समिति के जरिए भारत का जो नया संविधान तैयार किया, वो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को एक खत लिखते हैं बाबा साहब, और उस खत के माध्यम से जो मसौदा समिति के द्वारा यहाँ पर प्रस्ताव रखे गए, जिन अनुच्छेदों में बदलाव किया गया, उन सभी से अवगत कराया गया। इसके बाद 26 फरवरी 1948 यानी कि 21 फरवरी 1948 को बाबा साहब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष हैं, स्थायी अध्यक्ष हैं, उनके समक्ष रखते हैं। और कुछ ही दिनों बाद, 5 दिनों के बाद में यानी कि 26 फरवरी 1948 को भारत सरकार के गजट में मसौदा समिति के द्वारा भारत का नया जो संविधान बनाया गया, वो 8 महीनों के लिए आम जनमानस के लिए प्रकाशित करा दिया जाता है। सुझाव प्राप्त करने के लिए कि आम जनमानस को, लोगों को, भारत के लोगों को अगर किसी भी अनुच्छेद में किसी तरह का सुझाव देना हो तो इस तरह के सुझाव आमंत्रित किए गए। और ठीक 8 महीने के बाद में 4 नवंबर 1948 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान, भारत का नया जो संविधान है, वो प्रस्तुत किया जाता है। और उसके बाद असाधारण भाषण, बाबा साहब का अभूतपूर्व भाषण, ऐतिहासिक भाषण होता है। उस भाषण को इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता। सम्मानित साथियों, वो भाषण सुनाने से पहले यहाँ सदन में मौजूद कई महत्वपूर्ण साथियों ने, जो बाबा साहब के साथ मिलकर काम किया, उन्होंने अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया।
उन्हीं में से परम आदरणीय टीटी कृष्णाचारी, उनका भी वक्तव्य होता है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। हुई संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। राष्ट्रपति महोदय सर, मैं इस सदन में उपस्थित उन लोगों में से एक हूं जो जानते हैं कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी मेहनत और लगन खर्च की है। शायद सदन को पता हो कि उसके द्वारा मनोनीत 7 सदस्यों में से एक ने इस्तीफा दे दिया और उसकी जगह किसी और को नहीं लिया गया। एक सदस्य थे अमेरिका में, तो उनकी जगह भी खाली रही और एक और सदस्य अपने कुछ कामों में, राज्य के कामों में व्यस्त रहे, इसलिए उनकी जगह भी खाली रही। एक या 2 सदस्य दिल्ली के बाहर थे और शायद सेहत की वजह से शामिल न हो सके। इसलिए आखिर में हुआ यूं कि मसौदा तैयार करने का सारा भार आ पड़ा डॉक्टर अंबेडकर पर, और मुझे कोई शक नहीं कि हम सब उनके अनुग्रहित हैं। मुझे जो भी श्रेय दिया जा रहा है वो मेरे अकेले का नहीं है। इसका कुछ हिस्सा जाता है सर BN राव को, जो कि हमारी इस सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के विचार करने के लिए संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। इस श्रेय का कुछ हिस्सा उस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को भी जाना चाहिए। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश का विषय है संविधान के तहत अगर कुछ गलत बातें होती हैं तो जिम्मेदारी संविधान की नहीं, मनुष्य की धूर्तता की होगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। तीसरा भाग पेज नंबर 93 से 97 तक, पहले भाग से दूसरे भाग को हम प्रस्तुत कर चुके हैं। संविधान सभा का मसौदा 26 फरवरी 1948 को भारत सरकार के गजट में लोगों की जानकारी के लिए तथा लोगों की राय जानने के लिए प्रकाशित किया गया। करीब 8 महीनों तक वह लोगों के पास था। उसके बाद 4 नवंबर 1948 के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उसे संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। इस अवसर पर उन्होंने जो भाषण दिया उसका संविधान सभा के और देश के इतिहास में असाधारण महत्व है। इस भाषण के असर के कारण ही संविधान सभा के ज़्यादातर सदस्यों ने डॉक्टर अम्बेडकर की प्रशंसा ये कहकर की कि वे प्रकांड पंडित, संविधान निर्माण के शिल्पकार, संविधान के बारे में पूरे अधिकार के साथ भाष्य करने वाले, गहन अध्येता, काबिलियत रखने वाले हैं। चुनिंदा सदस्यों की इस संदर्भ में भावनाएं व्यक्त करने वाले भाषण हुए, जिनमें से कुछ हिस्से यहाँ दिए जा रहे हैं। सबसे पहला जो स्पीच होता है वो टीटी कृष्णाचारी का होता है। सदन कहते हैं कि सदन को एहसास होगा कि आपके द्वारा नियुक्त किए गए 7 में से एक सदस्य ने इस्तीफा दिया, उनकी जगह अन्य की नियुक्ति की गई। एक सदस्य की मृत्यु हुई लेकिन उस पद को भरा नहीं गया। एक सदस्य अमेरिका में थे, उनकी जगह किसी को नहीं दी गई। एक और सदस्य रियासत के कामों में उलझे हुए थे, इसलिए उनकी जगह भी खाली थी। 1 या 2 सदस्य दिल्ली से काफ़ी दूर रहा करते थे और उनकी सेहत ठीक नहीं थी, इसलिए वह भी उपस्थित नहीं रह पा रहे थे। सो अंततः संविधान बनाने की जिम्मेदारी पूरी तरह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर आई। उन्होंने ये काम पूरी जिम्मेदारी के साथ सफलतापूर्वक पूरा किया। उनका ये कार्य प्रशंसनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं। सामान्य साथियों, यही स्पीच हमने अभी आपको सुनाया। हम सब उनके प्रति कृतज्ञ हैं। काजी सैयद करीमुद्दीन संविधान का मसौदा विचारार्थ रखने के प्रस्ताव पर डॉक्टर अम्बेडकर ने भूमिका में जो वक्तव्य दिया उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और ये अभिनंदन किया यहाँ पर काजी सैयद करीमुद्दीन ने। उनका भाषण ध्यान देने योग्य था और मुझे यकीन है कि आने वाली पीढ़ियाँ उन्हें महान संविधानकर्ता के रूप में जानेंगी। जो संविधान की प्रशंसा यहाँ की जा रही है, ये हम पहले उन प्रतिक्रियाओं को सुना रहे हैं। बाबा साहब का स्पीच चूँकि लंबा है, थोड़ी देर बाद हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर PS देशमुख ने बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब के स्पीच के बारे में क्या कुछ कहा। कहते हैं कि मेरे सम्माननीय मित्र डॉक्टर अम्बेडकर का भाषण उच्च कोटि का था। प्रस्तुत किए गए मसौदे पर दिया गया वह प्रभावपूर्ण वक्तव्य था।
सब जानते ही हैं कि वह एक प्रख्यात अधिवक्ता हैं और मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई है। अगर उन्हें पूरी छूट मिलती तो इस संविधान को भी शायद अलग रूप दे पाते। डॉक्टर जोसेफ अल्वन डिसूजा क्या कहते हैं बाबा साहब के बारे में? कहते हैं कि शुरुआत से लेकर आखिर तक विद्वानों को शोभा देने वाला, कार्यक्षम, स्वीकार योग्य, तुलनात्मक नजरिए से श्रेष्ठ संस्मरणीय दस्तावेज डॉक्टर अंबेडकर और उनकी मसौदा समिति ने प्रस्तुत किया है। दिनांक 4 नवंबर 1948 के दिन संविधान का मसौदा संविधान सभा के समक्ष पेश करते हुए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कुछ कहा, अब हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। बाबा साहब के इसी स्पीच का पूर्व के वक्ताओं ने यहाँ पर प्रशंसा की है। सम्मानित साथियों, ये पूर्व में भले को हमने आपके समक्ष रख दिया, बाबा साहब के स्पीच के बाद ये प्रशंसा की गई है, लेकिन अब बाबा साहब का स्पीच हम नॉन स्टॉप शुरू करने जा रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं, अध्यक्ष महोदय, मसौदा समिति द्वारा पारित किया गया संविधान का मसौदा मैं विचारार्थ इस सदन में प्रस्तुत कर रहा हूं। 29 अगस्त 1947 के दिन संविधान सभा में पारित प्रस्तावानुसार इस मसौदा समिति की नियुक्ति की गई थी। संविधान सभा द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकार समिति, केंद्रीय संविधान समिति, अल्पसंख्यक और आदिवासी क्षेत्र आदि की प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार सलाहकार समिति की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा द्वारा लिए गए निर्णय पर आधारित संविधान निर्माण की जिम्मेदारी मसौदा समिति को सौंपी गई थी। संविधान सभा द्वारा ये निर्देश भी दिया गया था कि कुछ विशिष्ट मसलों पर भारत कानून 1935 के प्रावधानों को अपनाया जाए। संविधान सभा द्वारा दिए गए निर्णयों में मसौदा समिति किन मामलों पर विचार करना नहीं चाहती है और किन मामलों में बदलाव कर विकल्प सुझाए हैं, इसका जिक्र मैंने 21 फरवरी 1948 को अपने खत में किया है। इस अपवाद को छोड़ दें तो संविधान सभा द्वारा दिए गए अन्य सभी निर्देशों का मसौदा समिति द्वारा ईमानदारी से पालन किया गया है, ऐसा मेरा मानना है। मसौदा समिति द्वारा निर्माण किया गया संविधान का मसौदा एक असाधारण दस्तावेज है। इसमें 315 अनुच्छेद और 8 परिशिष्टों का समावेश है। संविधान का ये मसौदा अन्य किसी भी देश के संविधान की तुलना में अधिक विस्तृत है, ये मानना ही पड़ेगा। जिन्होंने इसे पढ़ा नहीं है उन्हें इसकी महत्वपूर्ण और विशेष खासियतों का पता नहीं चल पाएगा। संविधान का ये मसौदा 8 महीनों तक लोगों को पढ़ने के लिए उपलब्ध था। मित्र, समीक्षक और विरोधियों के लिए इसके प्रावधानों पर प्रतिक्रिया प्रकट करने के लिए इतना समय काफ़ी था। इनमें से कुछ प्रतिक्रियाएं अनुच्छेदों का अर्थ न समझने के कारण व्यक्त की गई हैं, ऐसा मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं। जो भी हो, आपत्तियां उठाई जा रही हैं तो उनका जवाब देना ही पड़ेगा। इन 2 वजहों से इस मसौदे को विचारार्थ प्रस्तुत करते हुए मैं आपका ध्यान संविधान के प्रमुख मुद्दों की ओर दिलाना चाहता हूं। साथ ही जो आपत्तियां उठाई गई हैं उनका जवाब भी देना चाहता हूं। उससे पूर्व संविधान सभा द्वारा नियुक्त की गई 3 समितियों की रिपोर्ट मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। केंद्र और मुख्य आयुक्त के प्रांतों के बारे में रिपोर्ट, केंद्र और राज्यों के आर्थिक संबंधों के बारे में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट, आदिवासी क्षेत्र के बारे में सलाहकार और समिति की रिपोर्ट। जो मसौदा समिति को विचारार्थ काफ़ी देर से लगा है, इसके बावजूद उसकी प्रतियों का सदन के सभी सदस्यों में से वितरण किया गया है। इस रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों का मसौदा समिति द्वारा विचार किया गया है। इसके बावजूद सदन के पटल पर इसे रखना औपचारिकता के नज़रिए से समीचीन होगा। अब हम मुख्य विषय पर आते हैं। संविधान से संबंधित कानून के छात्र संविधान हाथ में आते ही निश्चित रूप से 2 सवाल जरूर पूछेंगे। पहला सवाल संविधान प्रशासन के किस तरीके पर आधारित है। दूसरा सवाल है संविधान का स्वरूप क्या है। ये 2 सवाल इतने महत्वपूर्ण हैं कि हर संविधान के मसौदे में भारतीय संघ राज्य के सर्वोच्च पद पर कार्यकारी अधिकारी का प्रावधान है, जिसे संघ का राष्ट्रपति कहा जाएगा। कार्यकारी अध्याय 7 का ये पद हमें अमेरिका के अध्यक्ष पद की याद दिलाता है, लेकिन केवल नाम की समानता के अलावा अमेरिका के और मसौदा समिति द्वारा अपनाई गई प्रशासन पद्धति में किसी प्रकार की समानता नहीं है। अमेरिका की शासन पद्धति को अध्यक्षीय शासन पद्धति कहते हैं। संविधान के मसौदे में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। इन दोनों में मौलिक अंतर है।
अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली में अध्यक्ष कार्यकारी मंडल का प्रमुख होता है, प्रशासन पूरी तरह उसके अधीन होता है। संविधान मसौदे के अंतर्गत राष्ट्रपति का स्थान इंग्लैंड के संविधान के राजा के समान है। वह राज्य का प्रमुख है लेकिन कार्यकारी मंडल का नहीं है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन राष्ट्र पर प्रशासन नहीं करता। वह राष्ट्र का प्रतीक है, प्रशासन में उनका स्थान प्रतीकात्मक ठप्पे का है। राष्ट्र के निर्णय उनके हस्ताक्षर और ठप्पे के साथ घोषित किए जाते हैं। अमेरिका के संविधान के अनुसार अध्यक्ष के तहत विभिन्न विभागों के सचिव काम करते हैं। इसी प्रकार भारतीय संघ राज्य के राष्ट्रपति के अधिकार में विभिन्न शासकीय विभागों के मंत्री काम करेंगे। यहाँ एक बार फिर दोनों के बीच मौलिक अंतर है। किसी भी सचिव द्वारा दी गई सलाह मानने का बंधन अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष पर नहीं है, भारतीय संघ राज्य के राष्ट्रपति के लिए, लेकिन उनके मंत्रियों को दी गई सलाह को मानना बंधनकारी है। बाबा साहब यहाँ कहते हैं कि अमेरिका के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको यहाँ पर उनके अंतर्गत जो कार्य करने वाले सचिव हैं उनकी बात को मानना, मंत्रियों की बात को मानना जरूरी नहीं है। लेकिन भारत में राष्ट्रपति को मंत्रियों की बात को मानना ही पड़ेगा, ये बंधनकारी है। मंत्रियों की सलाह के खिलाफ जाकर अथवा उनकी सलाह के बगैर वे कुछ नहीं कर सकते। अमेरिका के अध्यक्ष किसी भी सचिव को किसी भी वक्त पदमुक्त कर सकते हैं। भारतीय संघ राज्य के राष्ट्रपति को लेकिन संसद में मंत्रियों को जब तक बहुमत प्राप्त है तब तक कुछ करने का अधिकार नहीं है। अमेरिका की अध्यक्षीय शासन प्रणाली कार्यकारी मंडल तथा कानून मंडल के विभाजन पर आधारित है, जिसके कारण अध्यक्ष और उनके सचिव कांग्रेस के सदस्य नहीं होते हैं। मसौदा संविधान को ये प्रणाली मंजूर नहीं। भारतीय संघ राज्य के मंत्री संसद के सदस्य होते हैं, केवल संसद के सदस्य ही मंत्री बन सकते हैं। सामान्य साथियों, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि मौलिक अंतर क्या है भारत और अमेरिका के संविधान में। वो मौलिक अंतर यहाँ बाबा साहब ने जरूर बता दिया है और ख़ासकर उन लोगों के लिए बहुत बेहद खास है जो लोग ये बार बार कहते हैं कि बाबा साहब ने तो विभिन्न देशों से संविधान उठा लिया है, नकल की है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ नाम यहाँ पर जरूर है, प्रक्रिया लेकिन पूरी नई प्रक्रिया अपनाई गई है। बहुत बड़ा अंतर अमेरिका और भारत के संविधान में बाबा साहब ने कर दिया है। तब बाबा साहब कहते हैं कि संसद के अन्य सदस्यों की तरह ही मंत्रियों के भी कुछ अधिकार होते हैं, जैसे कि वे संसद में बैठ सकते हैं, चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं और उसके कामकाज में मतदान कर सकते हैं। अर्थात दोनों शासन पद्धतियां जनतांत्रिक हैं और इनमें से एक को चुनना इतना आसान नहीं है। जनतांत्रिक कार्यकारी मंडल के लिए दो शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। एक, कार्यकारी मंडल का स्थिर होना आवश्यक है। दूसरा, कार्यकारी मंडल का उत्तरदायी होना जरूरी है। दुर्भाग्य से इन दोनों बातों का सपरिमाण में भरोसा देने वाली प्रणाली अब तक नहीं बन पाई है। अधिक स्थिरता और कम जिम्मेदारी का समावेश जिसमें है ऐसी प्रणाली मिल सकती है, अथवा अधिक जिम्मेदारी और कम स्थिरता वाली प्रणाली भी मिल सकती है। अमेरिका और स्विट्जरलैंड की शासन प्रणाली में स्थिरता अधिक और जिम्मेदारी कम है, वहीं ब्रिटेन की शासन पद्धति अधिक जिम्मेदार है लेकिन उसमें स्थिरता कम है। इसके कारण स्पष्ट है, अमेरिका का कार्यकारी मंडल असंसदीय है, यानी कि अपने अस्तित्व के लिए वह कांग्रेस से प्राप्त बहुमत पर निर्भर नहीं है। इसके बिल्कुल उल्टा इंग्लैंड में संसदीय कार्यकारी मंडल है। इसका मतलब उसका अस्तित्व संसद के बहुमत पर निर्भर है। असंसदीय कार्यकारी मंडल के कारण अमेरिका की कांग्रेस कार्यकारी मंडल को बर्खास्त नहीं कर सकती, लेकिन सदन के बहुसंख्यक सदस्यों का विश्वास भंग हो जाने पर इस्तीफा संसदीय प्रशासन के लिए अनिवार्य हो जाता है। जिम्मेदारी के नज़रिए से देखें तो असंसदीय कार्यकारी मंडल संसद से संबद्ध न होने के कारण विधिमंडल की ओर से उसकी कम जवाबदेही बनती है। इसकी तुलना में देखें तो बिल्कुल उल्टा, संसदीय कार्यकारी मंडल संसद के बहुमत पर ज़्यादा निर्भर होने के कारण वह अधिक जिम्मेदार होता है। संसदीय पद्धति असंसदीय पद्धति से अधिक जिम्मेदार होती है। इतना ही इन दोनों में फ़र्क नहीं है, जिम्मेदारी का मूल्यांकन करने का समय और पद्धति में भी इनमें फ़र्क है। असंसदीय मूल्यांकन शासन पद्धति में, जो कि अमेरिका में प्रचलित है, कार्यकारी मंडल की जिम्मेदारी का कालबद्ध होता है। 2 साल में एक बार वह किया जाता है, मतदाताओं की ओर से वह किया जाता है। संसदीय शासन पद्धति के अनुसार चलने वाले इंग्लैंड में कार्यकारी मंडल की जिम्मेदारी का मूल्यांकन रोजमर्रा और कालबद्ध दोनों तरीकों से होता है। प्रश्न प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव और भाषणों पर चर्चा आदि माध्यमों के सहारे सभागृह के सदस्य रोजमर्रा मूल्यांकन करते हैं। समयबद्ध मूल्यांकन हर 5 सालों के बाद या उनसे पहले होने वाले चुनावों के समय मतदाताओं की ओर से होता है। कहा जाता है कि अमेरिका में अस्तित्व में न होने वाली
जिम्मेदारी का रोज़मर्रा का मूल्यांकन समयबद्ध मूल्यांकन से अधिक असरदार होता है और भारत जैसे देश को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। कार्यकारी मंडल के बारे में सोचते हुए संसदीय पद्धति की सिफारिश कर मसौदा संविधान ने स्थिर किया है। अब तक मैंने मसौदा संविधान के तहत प्रशासन पद्धति का विवरण दिया है। अब मैं संविधान के प्रकार इस दूसरे मुद्दे की तरफ आता हूँ। संविधान में इतिहास में संविधान के दो प्रमुख प्रकार दिखाई देते हैं, एक है संघीय और दूसरा है संयुक्त संघीय। संविधान की अपनी दो खासियतें होती हैं, केंद्र के पास सर्वाधिकार होना और सहायक सार्वभौम सत्ताओं का अभाव। इसके विपरीत में संयुक्त संविधान में केंद्रीय सत्ता के साथ सहायक सत्ता का होना और इसमें हर सत्ता तय क्षेत्र में सार्वभौम होती है। ये दो बातें होती हैं। दूसरे शब्दों में संयुक्त संविधान का मतलब है दो सत्ता केंद्रों का होना। दोहरा सत्ता केंद्र होने की हद तक मसौदा संविधान संयुक्त संविधान की तरह ही है। जिस संविधान का प्रस्ताव रखा गया है उसकी दोहरी सत्ता केंद्र व्यवस्था के तहत केंद्र में एक संघ राज्य होगा और इसकी परिधि में घटक राज्य होंगे। संविधान की ओर से उनके लिए निर्धारित किए गए क्षेत्र में दिए गए सार्वभौम अधिकारों का इस्तेमाल करने की उन्हें आज़ादी होगी। अमेरिका में भी दोहरे सत्ता केंद्र हैं, उनमें से एक को संयुक्त सरकार और दूसरे को राज्य सरकार कहते हैं। ये प्रस्तावित सरकार के संघ राज्य और घटक राज्यों के साथ मेल खाने वाले हैं। अमेरिका के संविधान में संयुक्त सरकार केवल राज्यों का संघ नहीं है और घटक राज्य संयुक्त सरकार के प्रशासकीय हिस्सा अथवा अभिकर्ता नहीं है। इस प्रकार मसौदा संविधान में निर्देशित किए गए अनुसार भारतीय संविधान राज्यों का संविधान नहीं है और घटक राज्य केंद्र सरकार के प्रशासकीय घटक अथवा अभिकर्ता संस्थाएं नहीं हैं। यहाँ भारत और अमेरिका के संविधानों की समानता समाप्त होती है। दोनों संविधानों की समानताओं से अधिक दोनों को एक दूसरे से अलग करने वाले भेद अधिक मूलभूत और स्पष्ट हैं। सूक्ष्मता से समझें तभी इन दोनों में क्या अंतर है आपको पता चलेगा। सामान्य साथियों, यहाँ पर भारतीय संविधान और अमेरिका के संविधान में क्या मौलिक अंतर है ये आपने जानने की कोशिश की है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब यहाँ पे 4 नवंबर 1948 को अपना स्पीच रखते हैं। संविधान सभा के समक्ष भारतीय संविधान रखते हुए अपना स्पीच रखते हैं। ऐतिहासिक भाषण रहा, अब तक का सबसे सफल भाषण बाबा साहब का यही रहा और इसी सफल भाषण के शेष भाग को लेकर हम अगले डॉक्टर अंबेडकर संदेश में उपस्थित होंगे। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद क्रांतिकारी था, ये आपने भी महसूस किया होगा। आज का पहला प्रश्न हम आपको बता दें, कितने अनुच्छेद और कितने परिशिष्ट थे जो बाबा साहब ने 4 नवंबर 1948 को भारतीय संविधान यहाँ प्रस्तुत किया, या जनता के लिए 26 फरवरी 1948 को 8 महीनों के लिए जनता के बीच गया जो भारतीय संविधान बाबा साहब और प्रारूप समिति के द्वारा तैयार किया गया भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितने परिशिष्ट थे, ये आपको बताना है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अमेरिका में भी दोहरे सत्ता केंद्र हैं, यानी कि अमेरिका और भारत के संविधान में क्या समानता है, क्या अंतर है, इस संबंध में अपने विचारों को आप रख सकते हैं। सामान्य साथियों, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को हम समाप्त करने जा रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में कुछ इस तरह का। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में। साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का, बिहार। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, आईटी सेल आवाज का, नई दिल्ली। मिलेंगे पुनः नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को आप जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।